something that he thinks like a cause that is close to his heart. That's what he's going to talk about. It might not be funny, or it might be funny. It's up to him. We let our artists personally, he's been absolutely amazing with us, like with Arpan. Yeah, he's been great help. Us. Yeah. So whatever, in terms of promotion, in terms of ideas or anything, so he's the man. So I hope you like. Sorry कि यहाँ पे अर्पण का पोस्टर है और वो पोस्टर नहीं है जो हमने शुरू से प्रमोट किया। Save paper. हाँ, to save paper. उससे हम बहुत सारा पेपर बचा लेते अगर हम एक पोस्टर नहीं तो वो पोस्टर नहीं है। तो बेसिकली मैं एक पेज एडमिन हूँ, एक फेसबुक पेज एडमिन। बहुत छोटी सी चीज है और मेरे पेज का नाम है हॉ 1H 6 टाइम्स। जय माता दी। 12 टाइम्स W। और इस पेज पे 4 एडमिन्स हैं। मेरा नाम सुप्रीत और एक और है प्रशांत, तौकीर और एक लड़की है सुश्री बोस। और जो मुझे लगता है कि कोई अगर एक चीज है जो हमारे फेसबुक पेज को बाकी के पेजेस से डिफरेंट बनाती है वो है कि हम करंट अफेयर्स पे कुछ ना कुछ जरूर पोस्ट करते रहते हैं। चाहे क्रिटिसाइज करें किसी चीज को, चाहे किसी चीज को सपोर्ट करें। हम लोगों से कनेक्टेड हैं। ऐसा भी नहीं है कि हमने अपनी आइडेंटिटीज हाइड कर रखी हैं और लोगों को पता नहीं है कि हम कौन हैं, हम क्या करते हैं। तो मेरा एक कंसर्न हमेशा से रहा है कि मेरा भी और बाकी एडमिन्स का भी कि हम जो सोसाइटी है, जो इंडियन कल्चर है, इंडियन सोसाइटी है, उससे हमेशा कनेक्टेड रहें। इसलिए हम लोगों से बात करते हैं, उन्हें फेस टू फेस मिलने भी जाते हैं और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स या उनकी कोई अच्छी चीज जो उन्होंने अचीव की होती है वो हम पेज पे शेयर कर देते हैं ताकि जो हमें पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी उनसे मिल रही है वो हम पेज पे एक बार पोस्ट करके देखें कि लोगों का क्या रिएक्शन है उस पर। और ऐसे ही इंडियन सोसाइटी हमेशा से फेवरेट टॉपिक रहा। लास्ट टाइम कुमजुम कैफे में स्टैंड अप एक्ट था, तो उसमें मैंने इंडियन पेरेंट्स और जो हमारी जनरेशन है और हमारे रिलेशनशिप के जो इश्यूज हैं और इसके अलावा हमारा जो इंटेलेक्ट है वो कहाँ स्टैंड करता है, मैंने उस पर स्टैंड अप किया था। आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा। और आज सेकेंड है, तो मेरा कोशिश है कि मैं इससे एक नेक्स्ट लेवल पे आके एक्ट करूँ। तो मैंने इस बार टॉपिक चूज किया है इंडियन मैरिजेस। हो सकता है आपको इसमें शादी से रिलेटेड मैं कुछ भी ना बताऊं और उससे पहले की ही स्टोरीज आपसे शेयर करूं कि क्या होता है और क्या नहीं होता, लड़के कैसे होते हैं, लड़कियां कैसी होती हैं। और मैं आपसे कोई भी ऐसी स्टोरी शेयर नहीं करूंगा जो मैंने 15 मिनट पहले बनाई है। मैंने सब खुद, जो मुझसे लोग आके बात करते हैं, जो मुझे बताते हैं, मैं वो लिख देता हूँ, वही लोगों को बताता हूँ। वो एक सबसे बेसिक पॉइंट है, किसी भी घर में लड़की पैदा होती है तो उस घर में उसकी पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंस उसके लिए जो दहेज इकट्ठा होने वाला होता है इस चीज की होती है। और ये हमेशा से हर घर में रहता है। मुझे नहीं पता आज की डेट में लड़कियों के पेरेंट्स कितना दहेज दे सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज अगर 10 लाख भी कोई दहेज में दे तो मेरे हिसाब से 10 लाख में उसी लड़की की पोस्ट ग्रेजुएशन या MBA आप उससे करवा सकते हो। और मुझे लगता है कि एक बार वो MBA वाला लेवल अचीव हो जाए तो लानत है ऐसी लड़की पर जो उसके बाद भी दहेज देके शादी करे। मैं तो साफ इक्वालिटी में बिलीव करता हूँ। मैं लड़कियों को भी उतनी गालियां दूंगा जितनी लड़कों को देता हूँ, और मैं लड़कों से भी उतना ही प्यार करूंगा जितना मैं अच्छे वाले मैं टोटली स्ट्रेट हूँ। ये तो झूठ था। तो मुझे गे लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है पहले। और तो ये तो 10 लाख दहेज हो गया। और मतलब मुझे स्ट्रेंज लगता है कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं लड़कियां जिनकी शादी हो चुकी है और उन्होंने दहेज वगैरह सब दिया है। तो पता नहीं क्यों मैं बहुत रैशनल और बहुत लॉजिकल सोचने की कोशिश करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक्चुअली किसी को पे कर रहे हो ताकि वो आदमी आपके साथ सेक्स कर सके, ताकि वो आदमी आपसे बच्चे पैदा करवा सके। ये दहेज आप इसलिए दे रहे हो, मुझे तो नहीं समझ में आता। और इतना पढ़ने लिखने के बाद भी अगर आप दहेज जैसी चीज को सपोर्ट कर रहे हो, बहुत गलत है। आप इक्वालिटी तभी अचीव कर सकते हो जब आप अपने लिए पहले डिसाइड करोगे कि इक्वालिटी है क्या। आप किसी से शादी करने के लिए उसको पैसा दे रहे हो, आप वहीं गलत हो। आप
आपकी जो रिस्पेक्ट है, आप किसी ऐसे आदमी से रिस्पेक्ट या ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको डोमिनेट ना करे। अरे वो करेगा, आप उसको राइट दे रहे हो, आप उसको दहेज दे के आप उसको फोर्स कर रहे हो कि हाँ भाई आप चढ़ मेरे ऊपर। और हमारे में एक ही पोजीशन होती है, डॉगी स्टाइल, वही फेमस है, वही बनती होगी, है ना। तो और ये लड़कियों की सिचुएशन है, और ऐसा नहीं है लड़कों के साथ कुछ नहीं हो रहा। लड़के जैसे ही पैदा हो जाते हैं तो माँ बाप सोचते हैं तो मेरी बुढ़ापे की लाठी है, तो वो लाठी वही टूट जाती है जब उसको बड़े होकर पता चलता है ना क्या उसने अपने माँ बाप को संभालना है। तो ये ना एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है लड़कों पे। मैं लड़का हूँ, मेरी फैमिली वाले भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई मैं अब बड़ा हो गया हूँ, अब मेरी शादी होगी, अब मैं इनके साथ रहूंगा, अब मैं इन्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा धोऊंगा सब करूंगा इनका। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये मुझे और ज़्यादा ईगोइस्टिक बना देती है, मुझे और ज़्यादा एटीट्यूड भर देती है कि मैं ये चीज़ तो पता नहीं कैसे होगी, अब कैसे होगी पर करनी है, क्योंकि शायद ये कल्चर है, शायद ये सोसाइटी है, ये करनी पड़ेगी। तो ये बेसिक व्यू है। मैं आपको इससे पहले लड़के और लड़कों और लड़कियों की सिचुएशंस अलग से एक्सप्लेन करता हूँ। मैं एक लड़का हूँ, मैं लड़के की सिचुएशन पहले समझाता हूँ। 17-18 साल में स्कूल कंप्लीट हो जाता है, एक छोटा मोटा क्रश रहा होता है या एक रिलेशनशिप रहा होता है, वो डेड हो चुका होता है। उसके बाद वो कॉलेज में आता है, 21-22 में कॉलेज खत्म, और 23-24 में वो जॉब वगैरह या पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह में एंटर कर चुका होता है। और इसके बाद माँ बाप का थोड़ा बहुत खर्चा, थोड़ा सा जॉब में खुद के लिए पैसा कमाना, इन सब चीज़ों में लग जाता है। इन सब चीज़ों के बीच में ऐसा तो मेरे हिसाब से कोई लड़का ऐसा नहीं है आज के डेट में जो सिंगल हो। हर किसी की 1, 2, 3, 4 गर्लफ्रेंड्स रह चुकी होती हैं। अगर मैं ऑन एन एवरेज मानूँ किसी लड़के की 5 गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हूँ तो कोई एक तो फेवरेट होती है। या ये बंदी सबसे सही थी। यार मेरे साथ भी है, मेरी 3 थी, मेरी फेवरेट वाली की शादी होने वाली है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आप मेरे चेहरे से देख सकते हैं। तो कोई एक फेवरेट जरूर होती है, उससे वो इतना ज्यादा हर्ट हो चुका होता है, सच में इतना ज्यादा हर्ट हो चुका होता है कि उसके अंदर इतनी फीलिंग्स होती हैं। और लड़कों का ना बहुत बेसिक सी चीज है, वो शेयर नहीं करते किसी से। वो कहता है भाई तरह देख लेगा, भाई तरह देख लेगा, मैं क्या देख लेगा, तू किसी को बता तो रहा नहीं, तू किसी से शेयर नहीं कर रहा, तू रो नहीं रहा, तेरी फ्रस्ट्रेशन बाहर नहीं आ रही, क्या शेयर कर लेगा। ऐसे लड़के जो होंगे ना, इनको जब 26-27 साल की एज में बोल देते हैं ना कि शादी कर लो, तो इनके पास कोई ऑप्शन तो होता ही नहीं, लगता हाँ जॉब है, लड़की कोई है नहीं, तो चलो पापा मम्मी जो बोल रहे हैं उससे शादी कर लेते हैं। पहली बात तो इन्हें लड़की पसंद नहीं होती वो जिससे इनकी शादी होने वाली होती है। और गलती से अगर पसंद आ जाए तो एटीट्यूड इतना होता है कि वही पूछता ना यार तेरी तो शादी होने वाली है, उससे साफ होता है तेरे भाई की चॉइस तो और है, ये तो मम्मी पापा की चॉइस है, ऐसा बोलते हैं लड़के। तो अब वो जो लड़की है जिससे उसकी शादी होने वाली है वो तो टेकन फॉर ग्रांटेड है, उसको पता है लड़के को ये तो साली कहीं भागेगी नहीं, ये तो कहीं जाएगी नहीं, मैं इसको गाली भी दूंगा, इसे मार भी लूंगा। और इंडियन सोसाइटी में डिवोर्स देना तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही रेयर है कि कोई डिवोर्स देगी। तो वो जो सारी ईगो, फ्रस्ट्रेशन, एटीट्यूड होता है वो शादी के बाद लड़की पे निकलता है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर एक ऐसे लड़के की शादी आप 26-27 साल में कर रहे हो, कहाँ से उसकी शादी सक्सेसफुल होगी? हो ही नहीं सकती। मुझे तो सोच के लगता है कि मैं 26-27 साल में शायद शादी कर भी नहीं सकता, मैं तो 24 साल का हूँ और 26-27 में तो मुझे लगता नहीं मैं शादी कर सकूँगी। मैं इमोशनली इतना स्टेबल नहीं हूँगा, मैं फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं हूँगा कि मैं किसी से शादी कर सकूँ। और ऐसे में अगर किसी लड़के की हो जाए तो वो शादी जो 1-2 साल है उस शादी के बाद उसमें लड़की को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कितना बर्दाश्त करना पड़ेगा, आइडिया नहीं। मैं अभी इस चीज़ को नेक्स्ट पॉइंट में बताता हूँ। मैं आपको लड़कियों की सिचुएशन बताता हूँ। आपको 3 स्टोरीज बताने वाला हूँ और ये तीनों स्टोरीज मुझे सामने से लड़कियों ने खुद अप्रोच करके बताई हैं, मुझसे शेयर करी हैं। इन 3 में से मैं एक से मिला भी हूँ। और पहली स्टोरी होगी एक लड़की जो कि सिंगल है, और एक दूसरी स्टोरी है जिसमें उस लड़की की शादी हुई और वो उसका डिवोर्स हो गया। और जो तीसरी स्टोरी है वो एक ऐसी लड़की की जिसकी शादी हो गई और 10 साल हो चुके। पहली लड़की कॉलेज स्टूडेंट और रिलेशनशिप था, घर पे पता चला और घर वालों ने बहुत सुनाया, बहुत समझाया कि ये सब गलत है, बेकार है,
टाइम वेस्ट है, इससे ये नहीं होगा, इससे वो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब समझाया। इवन जब उनको लगा कि बेटी नहीं समझ रही है, उन्होंने उसको साइकेट्रिस्ट को दिखाना जरूरी समझ लिया। कोई अपने बच्चों को साइकेट्रिस्ट के पास कैसे ले जा सकता है, वो भी इस चीज़ की वजह से कि वो एक रिलेशनशिप में है। मुझे बहुत वियर्ड लगा। तो उस लड़की ने वेकेशंस रही, उस लड़के से कांटेक्ट नहीं किया। उसके बाद वेकेशंस ख़त्म हुई, उसने कॉलेज ज्वाइन किया, उस लड़के को दोबारा मिली, उससे कांटेक्ट में आई, और जब दोबारा घर पे पता चला कि हाँ अभी भी ये लड़की से कांटेक्ट में है, तो बहुत स्ट्रेंज है ये सुनना कि 2 साल तक उसके पेरेंट्स ने उस लड़की से बात नहीं की। मतलब बहुत वियर्ड लगता है कि इतने सारी चीज़ें, ओकेजन्स रहे होंगे जिसमें वो बात कर सकते हैं या की होगी, तो 2 साल बात नहीं करी। उस लड़की का कॉलेज ख़त्म हुआ, उसे फिट्स आते थे, उसे फीवर हो गया, उसे डिप्रेशन हो गया। फाइनली वो लड़की हॉस्पिटल में हुई एडमिट, और उसकी एज 21 साल थी। जिस टाइम वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई उसका वेट 36 kgs था, तो मुझे लगता है बहुत ही कम है किसी 21 साल की लड़की हुई। और वो हॉस्पिटल ऐसा नहीं कि 1 दिन रही, 2 दिन रही, वो 3 महीने हॉस्पिटल रही, और 3 महीने बाद वापस आई, ब्रेकअप हो गया, वो लड़का भी भाग के चला गया। 21 साल की एज में क्या बॉयफ्रेंड किसको सपोर्ट करेगा, कहाँ से सपोर्ट करेगा, तो बॉयफ्रेंड भाग गया, और ये लड़की वापस घर आ गई। पर थोड़ा सा पॉज दूंगा इस पूरे टॉपिक पे। हमेशा ऐसा होता है कि हम पेज पे किसी की भी स्टोरी पोस्ट करते हैं तो हम जो आइडेंटिटी है वो हाइड कर देते हैं, हम लोग नहीं बताते ये स्टोरी किसकी है। और कई बार ऐसा होता है लोग हमें आके अप्रोच करते हैं और बोलते हैं कि ये स्टोरी तो फेक है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई पेरेंट्स ऐसे कैसे हो सकते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि मैंने बहुत मुश्किल से उस लड़की को कन्विंस किया है कि वो इस वीडियो में, जो वीडियो बन रही है इसमें आए और वो बताए कि ये सिचुएशन उसके साथ हुई है। लड़की यहीं पर है, प्लीज। कोई डिप्रेशन नहीं है फिलहाल, एकदम मस्त कूल है, कोई टेंशन नहीं है। पर्पस सिर्फ ये है कि आप लोगों को पता चले कि ये सिचुएशंस हो रही हैं। आपने मुझे खुद बताया ना कि 2 साल आपके पेरेंट्स ने आपसे बात नहीं करी। मतलब मेरे लिए इमेजिन करना मुश्किल हो रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है। कोई आप डिनर साथ में करते होगे, आप कोई रिलेटिव घर पर आते होंगे तब साथ में बैठते होंगे, या किसी रिलेटिव के यहाँ जाते होंगे, या कोई शादी अटेंड करते होंगे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि घर वालों ने बात की हो अच्छे से? कभी भी नहीं बात होती थी, पर वो लाइक टॉन्ट में होती थी कि तू तेरे को नहीं सुधरना, ऐसा नहीं होगा, ये है वो है। जब मेरे पेरेंट्स को पता चला था तो मैंने अपनी मम्मी से बात करने की बहुत कोशिश की थी। मैं मर रही थी उनसे बात करने की कि मम्मा एक बार आप मेरी बात सुन लो, पर मम्मी का हाथ भी पकड़ लिया था कि मम्मा एक बार तो सुन लो, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मम्मी कहती थी मुझे धोखा दिया, और मम्मी ने अपना हाथ छुड़ा के चली गई। फिर उसके कुछ हफ्ते बाद वो मुझे पंडित के पास लेके गई। दिस इज इम्पोर्टेंट। मुझे ये स्टोरी ऑलरेडी पता है, पर मैं चाहता हूँ कि आप एक है पॉइंट है कि वो लड़की खुद बता सकती है। तो ये शायद आप में से किसी के साथ नहीं हुआ होगा, बट आई एम श्योर आपके रिलेटिव्स में या पड़ोस में इधर उधर कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर हुई होगी। प्लीज़। वो मुझे एक पंडित के पास लेके गए और मम्मी ने मुझे सब बताया कि ऐसा ऐसा है, इसका है। मम्मी ने कहा कि बस इसका फिर छुड़वा दो उस पंडित से। तो उस पंडित ने मुझे कहा अपना सूट उतारो। पंडित ने बोला अपना सूट उतारो। yes. मैं उससे देखने लगी क्या कह रहा है। मम्मी और दादी मेरे साथ ही खड़े थे, वो लोग मुझसे देखने लग गए। तो फिर उसने कहा कि ऊपर एक रूम है, वहाँ जाओ और अपना सूट उतारो। तो मम्मी गई मेरे साथ ऊपर, मेरा सूट उतरवाया और फिर उसे लेके गई। वो सूट मैं ऊपर ही बैठी हुई थी, तो सूट लेके गई नीचे, उसे दिया। उसने पता नहीं उसमें ऐसा क्या स्मेल कराया। उसने कहा कि हाँ इसके ऊपर कुछ कराया हुआ है, सूट स्मेल करा। yes. तो फिर मम्मी ऊपर आई, मुझे सूट ने मैं वापस उसे वहीं पर आई। तो फिर उसने मुझे कुछ खाने के लिए दिया था, कुछ सैंड टाइप था। कहता था इसे रोज चाटना, और मुझे वो इतना गंदा लगा था, मैं रोज चाट से थूक देती थी। तो मम्मी कहती थी कि तुझे ठीक ही नहीं होना और तू जानबूझ कैसे कर रही है वगैरह। फिर जब मैं कॉलेज जाने लगी तो उसकी फिर
कुछ हफ्ते बाद मम्मी फिर एक पंडित के पास गई, उससे मम्मी ने मेरी एक कुंडली बनवाई। तो और जब मम्मी वो कुंडली लाई थी उन्होंने मेरे मुंह पर ऐसे फेंक दी थी कि ये देख, जो इसमें लिखा है था वो सच है, तुम्हें पता है मेरे बारे में। और इसमें लिखा था कि मैं नास्तिक हूँ, मैं मांगलिक हूँ, और मेरी शादी हो जाएगी तो मेरे हस्बैंड से मेरी बिल्कुल नहीं बनेगी, मेरी जो मदर इन लॉ होगी उनसे भी बिल्कुल नहीं बनेगी। मतलब मैं कुछ भी करूँगी मेरे साथ बुरा ही होगा। तो ऐसा हुआ फिर बेसिकली ये कुंडली टाइप और पंडित टाइप। प्लीज, तो आप ऐसी सिचुएशन देखो कि आपके पेरेंट्स आपको बाबा लोगों के पास लेकर जा रहे हैं, पंडितों के पास लेकर जा रहे हैं, ऐसा सूट स्मेल करने से कोई कैसे बता सकता है? मुझे तो हंसी आ रही है। और किसी के नास्तिक होने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है किसी को? खैर जो भी है, ये सिचुएशन अलग है। एक सेकंड स्टोरी है, उसमें लड़की स्कूल टॉपर है, लड़की कॉलेज टॉपर है, लड़की ने MBA बहुत रेप्यूटेड कॉलेज से किया और कैंपस प्लेस्ड है। उसकी जॉब सिंटेल में लगी, 1 साल उसने जॉब किया। 1 साल में 3 बार उस लड़की को ऑफर आया US जाने का, उसने 3 बार रिजेक्ट कर दी। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स चाहते थे कि भाई अब जॉब लग गई है, अब शादी कर लो। लड़की की शादी हो जाती है और लड़का बहुत कमाने वाला, लड़के की सैलरी 50,000 है, तो ठीक है, उनको लगा है इनफ है, उन्होंने शादी कर दी। शादी के 3-4 दिन बाद पता चला कि उस आदमी की सैलरी सिर्फ 12,000 है। आप इमेजिन करो, किसी आदमी से आपकी शादी हो गई है, शादी से पहले नहीं, शादी हो गई और आपको पता चले कि सिर्फ 12,000 सैलरी है। पता चला, लड़की ने सोचा एडजस्ट कर लूं। शादी 11 महीने चली इन टोटल। 11 महीने में 2 बार वो लड़की ICU में शिफ्ट हुई, और मुझे नहीं पता इसके अलावा और कितनी बार उसकी हालत ऐसी थी कि उसे ICU में शिफ्ट करना पड़े, लेकिन शायद उसे नहीं एडमिट किया गया। और जब वो 11 महीने शादी एंड हुई तो जो लड़की के पेरेंट्स थे, जब उसको इन लॉज के यहाँ से पिक करने गए तो वो लड़की, ये मुझे लड़की ने खुद बताया, वो जमीन पे गिरी हुई थी, उसे ब्लीडिंग हो रही थी, उसके मुंह से खून निकल रहा था, उसे इतना मारा गया था, उसके पेट से खून निकल रहा था, उसको पेट में इतना मारा गया था, और इसके अलावा वो पीरियड्स पे थी। कोई आदमी ऐसा हो सकता है जो आपको इतना मार सकता है? कोई लड़की ऐसा कैसे हो सकती है जो हमेशा से पढ़ने में हमेशा टॉपर रही है और उसके बाद इतनी अच्छी जॉब छोड़ के किसी ऐसी जगह शादी कर रही है? यहाँ पे पेरेंट्स की गलती है कि अगर आप इंक्वायरी करवा रहे हो, आप अपनी बेटी की शादी कहीं करवा रहे हो, तो अगर आप सैलरी पूछने की हिम्मत रखते हो तो वेरीफाई करने की हिम्मत भी तो रखो। आप उनके ऑफिस जाओ, आप उसकी सैलरी, आप सीधा बोलो यार सैलरी स्लिप दिखाओ, मैं कल को मेरी शादी होगी, मेरी किसी लड़की से शादी होगी, मैं कोई ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जो हाउसवाइफ हो, मुझे ऐसी लड़की चाहिए ही चाहिए जो वर्किंग हो। मैं साफ बोलूंगा यार मुझे अपनी सैलरी स्लिप दिखा दो, मेरी सैलरी स्लिप ये रही, मैं इतना कमाता हूँ, आप मुझको बता दो आप कितना कमाते हो, आप हमें लगेगा हम कर सकते हैं तो हम कर लेंगे, नहीं तो नहीं। लड़की की गलती पढ़ाई में सबसे आगे, रिलेशनशिप वगैरह जैसी चीज में कभी इंटरेस्ट रहा नहीं, कोई बॉयफ्रेंड रहा नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं। ये वो पॉइंट है जहां पे पेरेंट्स को उसको इनकरेज करना चाहिए था, हाँ भाई यार क्या एज है तुम्हारी, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? होना चाहिए। मुझे लगता है कि आप मेरी कल को शादी किसी लड़की से होने वाली है, उसका कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं रहा, उसे पता क्या है कि शादी के बाद सर्वाइव कैसे करना है, उसे पता कैसे हो कि हस्बैंड के साथ रहना कैसे है, उसे वो टच नहीं पता, उसे रोमांस का मतलब नहीं पता, ऑफ कोर्स नहीं पता। जिसका रिलेशनशिप नहीं रहा, जो बॉयफ्रेंड नहीं ढूंढ सकी, उसे रोमांस कहां से पता होगा? उसे रोमांस नहीं पता, उसे आई एम श्योर रोमांस तो बहुत बाद में आता है, उसे फ्लर्ट करना नहीं पता, सेक्स चैट्स नहीं पता, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज की डेट में। हर कोई करता नहीं करता, मैं नहीं करता ये नहीं, ये सच था मैं सिर्फ स्क्रीनशॉट करता हूं। तो अब ऐसी लड़की की जब शादी हो जाती है, जो उस लड़की ने मुझे बताया वो ये था कि वो सोच रही थी कि शायद ये तो शादी के बाद होता ही है, हल्की फुल्की मारपीट, एक दूसरे को मारना, धक्का देना, ये सब तो होता है। वो इस चक्कर में 11 महीने बर्दाश्त करती रही। सेकंड स्टोरी, थर्ड, ये लड़की है, उसकी एज है 30 साल, उसकी शादी को 10 साल हो गए हैं
और उसकी क्वालिफिकेशन है 10th पास। वो सिर्फ 10th तक पढ़ी है, दिल्ली से है, और उसके 2 बच्चे हैं। उसकी शादी हो गई, पंजाब में जाके वो सेटल हो गई। और जब भी वो, तो उसने मुझसे पूछा कि मेरे को डाउट है, मेरा पति मुझसे चीट कर रहा है, तो मुझे बताओ। मैं ऐसा कोई सोल्यूशन तो दे नहीं सकता ना। मैंने तो साफ बोला यार डिवोर्स दे दो उसको जब आपको प्रॉब्लम है तो वो कहती कि नहीं डिवोर्स नहीं दे सकती, मैं बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी, मैं सिर्फ 10th पास हूँ, तो मेरे को तो कोई जॉब भी नहीं है। तो मैंने कहा यार आप भी चीट कर लो उस पर फिर। तो कहती कि मेरी मॉरल वैल्यूज का क्या, मतलब 10th पास लड़की मेरे से मॉरल वैल्यूज की बात कर रही थी ना, मुझे बड़ा वियर्ड लग रहा था। मुझे लग रहा था कि आपकी औकात क्या है, आप सिर्फ 10th तक पढ़े, आपने शादी कर ली, आपने 2 बच्चे पैदा कर लिए, आप सिर्फ बच्चे पैदा करने के अलावा, घर की सफाई करने के अलावा, सेक्स करने के अलावा चौथा कौन सा काम कर रहे हो? उसने साफ बोला। उसने मेरे को बोला कि कोई जॉब के लिए रेफरेंस दे दो, कुछ दे दो। मैंने कहा आप किसी बीपीओ वगैरह में अप्लाई करो, आपको जॉब मिल जाएगी। उस लड़की को बीपीओ नहीं पता क्या है। आज की डेट में मुझे नहीं लगता किसी को भी आइडिया ना हो कि बीपीओ क्या होता है। जैसे तैसे उस लड़की ने फाइनली जॉब ले ली, जो भी था। मैंने आपको तीनों स्टोरीज का कोई एंड नहीं बताया, उसका रीजन सिर्फ इतना है कि प्रोबेबली वो टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि तीनों स्टोरीज में एक चीज कॉमन जो है वो ये है कि तीनों फैमिलीज में तीनों पेरेंट्स ने अपने बच्चों को सिर्फ फाइनेंशियली शायद इंडिपेंडेंट होने का वेट किया, लेकिन उन्हें सेटल होने का टाइम नहीं दिया। वो जो इंडिपेंडेंस तो दे दी उन्हें कि हाँ भाई अब तुम्हारे पास तुम्हारी जॉब लग गई, तुम्हारे पास पैसा है, शायद तुमने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, बट उसके बाद उसे सेटल होने का टाइम नहीं दिया। ये सिर्फ पेरेंट्स दे सकते हैं, बच्चे नहीं। कहीं से या तो वो अपने माँ बाप से लड़ ले, इतनी हिम्मत तो हर बच्चे में होती नहीं है ना कि वो अपने पेरेंट्स से लड़ ले और कहे कि भाई मैं घर से बाहर जा रहा हूँ। तो पेरेंट्स सबसे पहले होते हैं जो आपको इक्वालिटी सिखा सकते हैं। उसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हो। आप 24-25 साल के हो यार, आप बेवकूफ नहीं हो, आप चूतिए नहीं हो, है ना। तो प्लीज अपने लिए खुद से थोड़ी सी मेहनत करनी शुरू करो, क्योंकि अगर कोई एक चीज है जो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है, वो आज से 3 साल पहले भी था जब मैं इस पेज पे फर्स्ट टाइम एडमिन बना था, और आज 3 साल बाद भी है, वो ये है कि जिस जनरेशन में हम हैं इससे बेटर जनरेशन लेकर आएंगे। और इससे बेटर जनरेशन तभी आएगी जब हम इम्प्रूव करेंगे। तो जो सिचुएशन में हम अभी हैं, ये जैसी भी है, हमारे माँ बाप ने जो हमें सिखाना था, जो कांड करने थे उन्होंने कर दिए, ठीक है ना। तो अब हमारी बारी है कि अब हमारी शादी होने वाली है कुछ सालों में, तो इस चीज को थोड़ा सा और बेटर करें। और सॉरी बोर कर दिया, थैंक यू। आने वाली है, चले चल आज ही बढ़िया। Thank you. वो सेक्स करने के लिए I don't want to, sound like an aged person here. That's why I was trying to running up. लेकिन in all 3 stories, I feel bad about advices you give to people. Starting from the 3rd one, the lady called and said that she has a doubt that her husband is cheating on her. And the first advice was divorce with her. She has a doubt. मैंने आपको बताया ना स्टोरी, मैंने शॉर्ट में बता दी। मैं स्टोरी बताता हूँ पूरी। उस लड़की ने मुझे बोला कि वो जब भी अपने बच्चों के साथ दिल्ली आती है, और वो 1st फ्लोर पे रहते हैं और ग्राउंड फ्लोर पे लैंडलॉर्ड, वो रेंट पे हैं, और वो जब भी वापस जाती है तो जितनी भी चीजें रूम में हैं जिससे किसी को भी पता चल जाए कि यहाँ पे जो लड़का और लड़की रह रहे हैं उनकी शादी हो रखी है, जो भी फोटोग्राफ्स हैं या वॉल हैंगिंग्स हैं, जो भी हैं, वो क्या होता है वो बेड में रख देता है, वो बेड में छुपा के रखता है। तो जब भी वापस जाती है ना और पूछती है कि यार ये तुमने बेड के अंदर क्यों रखी हुई है, तो वो पति उसका बोलता है कि यार जो लैंडलॉर्ड है ना वो यहाँ पे लड़कियां लेकर आता है, वो यहाँ पे लड़कियां लेकर आता है और वही ये सब करता है, वही बेड में डाल देता है। अब सोचो अगर लैंडलॉर्ड को वहां ऊपर आके सेक्स करना ही हो तो उसको वो फोटोज छुपाने की क्या जरूरत है, वो तो फोटोज उसकी है ही नहीं ऑलरेडी। मैं कैसे आपको बताना चाहूँ इस बारे में, लेकिन इससे डाउट्स है, मतलब वी ऑल आर यंग पीपल हियर, तो जस्ट टेलिंग अ प्रॉब्लम इज नॉट द सॉल्यूशन। इन द फर्स्ट सिनेरियो आल्सो एज वी सेड कि
बाबा ने स्मेल किया एंड आई एम सॉरी योर हेयर गर्ल बट इट्स डिफिकल्ट टू शेयर इन फ्रंट ऑफ पीपल लेकिन इसका वी शुड बी लुकिंग फॉर सॉल्यूशन ऑफ यू नो 3-4 चीजें यार इतनी छोटी चीज नहीं है कि हम 10 मिनट के टॉक शो में इसको खत्म करें बिल्कुल इसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व है इसमें एक चीज है लव इन्वॉल्व है एक चीज है जो रिलेशनशिप इन्वॉल्व है तुमने बोला कि यार ऐसा कोई नहीं है जिसकी 4-5 गर्लफ्रेंड है मेरी नहीं मेरी 26 साल का हो गया मेरी ये अफसोस है मुझे सॉरी on a serious note we need to understand things and we are educated enough to think about things we can sit and think about love what is love a 18-year girl coming to parents and saying कि मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ भैया मेरे इसके साथ लाइफ सेटल करवाओ एक तो अब पेरेंट्स क्या कर रहे हैं यार वो आपसे बात ही तो नहीं कर रहे क्या करें वो लिसन बट उन्होंने आपको क्यों पैदा किया है नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड पेरेंट्स आल्सो हियर there are so many things involved we just can't be judgmental let's not get into it yeah that is why I was मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं मैं बोला मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं it's not never ending but we as young people here we should every individual have a different thought process you would perceive it differently but we should all think and do some brainstorming that's thinking about the solution what could be the solution that so that we can through social NGOs and everything we can उसको फैला सकते हैं कि this is what we a group of intelligent people sit and think कि यार ऐसा solution होना चाहिए अब अगर हम किसी से बात करें क्योंकि हमें एक एक्सपोजर मिल रहा है हमारे फेसबुक पे बहुत सारे लाइक्स आ रहे हैं हमसे लोग कुछ पूछने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि हम उनको कुछ भी एडवाइस दें बहुत सोच के बहुत समझ के दें क्योंकि लोग उसको मानेंगे इसलिए मैं थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग love to ask something here we as a kids are we a kind of investments our parents do Exactly.